नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 16 अगस्त 2020 को खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है। और आप सभी ने भी इस प्रारंभिक परीक्षा को दिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। जैसा कि हमारी टीम ने क्लास लिया है, इसमें इस क्लास से लगभग 60 प्रश्न आए हैं। उन 60 प्रश्नों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि सीमा मैम ने इंडियन इकोनॉमिक के साथ आपके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया, और मैंने आपको यानी कि इंडियन पॉलिटी के साथ साथ और आपको ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के पोर्शन मैंने कंप्लीट कराया। आपको करंट अफेयर के साथ साथ अपडेट था। और ये सभी प्रश्न कल बीओ के एग्ज़ाम में आया था। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के साथ रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ और उत्तर भी बताने का प्रयास करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक क्वेश्चन नहीं, पूरे 60 के 60 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए ही आए हैं। अगर डीपली ना जाएं, अगर ऊपरी बात करें 60, अगर हम पूरे डीपली जाएंगे तो लगभग 80-90 प्रश्न हमारे माने जा सकते हैं। लेकिन इसमें हम 60 प्रश्नों का दावा कर सकते हैं और हमारे आप नोट्स के द्वारा भी मिला सकते हैं। अगर एक भी प्रश्न ऐसा आपको लगे जिन्होंने क्लास किया है कि हाँ आपने नहीं पढ़ा है, वो कमेंट बॉक्स में लिख लें, या दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं पूर्ण रूप से सत्य बता रहे हैं। कई लोग भी हैं जो 21,500 रुपये लेकर के झूठ का दावा करते रहते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हम सिलेक्शन भी सत्य बताते हैं और जितने प्रश्न आए वो 100% सत्य बताते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अभी तक फिर कह रहा हूँ मैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम यूपीएससी वाले विद्यार्थियों को ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा दिखाने का प्रयास ये है कि 60 प्रश्न यहाँ पर आ रहा है तो यूपीएससी में मान के चलिए कि हमारे प्रश्न 30 से 40 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं। इस चीज़ का हम दावा कर सकते हैं। और प्रत्येक साल आता भी है। जो करंट अफेयर पढ़ाया वो आया। आप खुद देखिएगा और खुद बताइएगा। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं बताया या नहीं पढ़ाया तो आप खुद बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्लास से और प्रश्न से रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिएगा प्रश्न के अनुसार जो आया था सेट सी था किसी बच्चे का, और मैंने नहीं, ये आपके मित्रों ने ही भेजा है स्क्रीनशॉट ले करके। देखिएगा, पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट सी है आपका। मैं जूम कर देता हूं ताकि आप देख सकें। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करें। यानी कि उपाधियों का निषेध, ए अनुच्छेद 29 है साइड में, बी में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और आपका जो सेकंड में है सूची 2 में अनुच्छेद 21 का, सी अल्पसंख्यकों की भाषा का कारण अनुच्छेद 18 साइड में लिखा हुआ है, और डी शिक्षा का अधिकार। इसमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सत्य है, कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से, और जब हमारे इंट्रोडक्शन की क्लास चल रही है तब से ही मैं आपको ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। जब करंट अफेयर पढ़ाया तो भी मैंने इसमें आपको बताया कि ये चीज़ें, ये अनुच्छेद इससे संबंध रखते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि आंसर डी इज अ राइट आंसर। डी आपका इसका
राइट आंसर है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। जहां जहां आपको लगे कि सर ये तो पढ़ाया नहीं, तो आप कमेंट में लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं जो मैं बता रहा हूं। और भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है आपको। ये संविधान एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल करता है जी, क्यों नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो है आपका, यानी कि नगर पालिकों की कार्य प्रणाली की पुनः संरचना करता है, जी हाँ करता है। और इसमें ये नगर पालिकों में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। यानी कि चौथा स्टेटमेंट यह केवल शब्द जहां पर भी आ जाए समझ लीजिएगा वो स्टेटमेंट 75% गलत है। केवल कुछ निर्देशित राज्यों में ही प्रयोग नहीं, केवल नहीं, ये सभी राज्यों में है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कोई बता सकता है क्या हो सकता है? जी हाँ, ए इज अ राइट आंसर, ये उत्तर इसका सही है, ये उत्तर इसका सही है। तो विश्वास करिए, ये जितने भी प्रश्न हैं हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा इन लोगों ने जो बनाया है उस पर बहुत मेहनत की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। यानी कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशु और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान करता है? जब मैं करंट अफेयर की क्लास ले रहा था उसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, वो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है, चाहे वो महिला हो या बच्चा हो। सी इज अ राइट आंसर। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। आप बताइएगा कि जो हमने आपको नहीं पढ़ाया, बस वही मैं सुनना चाहूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम पर है? बताइए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ये बताइए आप लोग, बताइए कौन सा आंसर प्रथम पर है। जबकि मैंने आपको स्वच्छता विकास लक्ष्य एनवायरमेंट में भी पढ़ाया था और करंट अफेयर में भी पढ़ाया था, देख सकते हैं आप सारे वीडियो को, है ना। केरल डी इज अ राइट आंसर, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप प्रश्नों को गिनिएगा। ये PDF आप मेरे से ले भी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया था? अरे भाई, मैंने कई बार इसको पढ़ा दिया है, इसको मैंने कई बार पढ़ाया है, रट्टा लगवाया है। कहाँ? तो मेडागास्कर। सी इज अ राइट आंसर। ध्यान रखिए, देखने से ही चीजों को आपको याद आएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ऐसी गलतियां आपके साथ होती रहेगी, चाहे मैं ही क्यों ना हो। इसके बाद मैंने आपको ज्योग्राफी में याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार, यानी कि आणविक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा और जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये मैचिंग करने के लिए आया है। और मैं जब चीख चीख के बोला करता हूँ कि ये चीज़ आएगा, महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो इसका आपका जो है डी, यानी कि आपका ए जलीय ऊर्जा, बी आपका जो है ग्वाला पहाड़ी सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है, और सी आपका जो है कुतनुकुलम आणविक ऊर्जा के लिए, और डी आपका पतरातु, ये यानी कि आपका जो है तापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे देखिएगा। और आपके सामने जो है नीचे दे दो स्टेटमेंट है, एक कथन एक दूसरा कारण है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि को कोयले का कुल भंडारण 29.50 करोड़ टन है। और कारण क्या है? आर के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक राज्य झारखंड एवं उड़ीसा में पाए जाता है। तो इसमें झारखंड और उड़ीसा की बात यहाँ पे की गई है और जिक्र इसमें की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि आधे से अधिक कोयले। तो कोयले की बात हम करें तो झारखंड से आधे से अधिक नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा
इसका जो आंसर होगा वो आपका डी है ना। आर यानी कि आपका ये गलत है, और आर इसका जो है कारण वो सत्य है ना। यानी कि देश के कोयले को कुल परमाणु भंडार का आधे से अधिक 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट का भी मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। 2011 जनगणना के आधार पर मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने स्टेट आपको प्रत्येक स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश आपको जब मैंने पढ़ाया था। क्या इसका आंसर होगा, बता सकता है कोई? डी इज अ राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्रफल दृष्टि से तीसरे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश के बाद। चलिए आगे चलते हैं, आगे मैं चीज़ों को बताऊंगा। अगर आपको लगे कि सर आपने ये तो नहीं पढ़ाया, आप कमेंट और क्वेश्चन नंबर दोनों लिख के बताइए। आप लिख करके बताइएगा, मैं आंसर उसका दूंगा कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। ये अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और इसमें जनजातियां और स्थिति बताना है। याद करिए, जब मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के कई सारे पार्ट्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जरवा है और आपका जो है कुकी और थारू और गोंडा, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। यानी कि जरवा जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है। मैंने याद करिएगा बताया था जनजातियों के बारे में, आर्ट एंड कल्चर में जो चीज़ें बताने वाला था वो करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है। दूसरा आपका जो है ना कुकी, ये आपके मणिपुर में पाया जाता है। मैंने इसके खिलाफ आपके इसके साथ में आपको जो है आर्ट एंड कल्चर की बातें शेयर की थी, याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है थारू उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका गोंडा, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। देखिए, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि चिंता तो बिल्कुल करना नहीं है आपको, रिवीजन करना था तो करिए आपको। ठीक है, सूची 2 मिलान करना है। इसमें जैव आरक्षित क्षेत्र और इसमें जो है भारत के राज्य कौन से कहाँ पे मिलता है। तो सी इज अ राइट आंसर इसमें, यानी कि नोकरेका जो है आपका, नोकरेका मेघालय के अंदर, और मानस आपका जो है आप सभी को पता है असम के अंदर, और सी यानी कि आपके सिमलीपल है ना, सिमलीपल यानी कि सी आपका जो है कहाँ पे है, सी आपका कहाँ पे है, सी आपका जो है उड़ीसा में। और अगस्ता मलई आपको तो पता ही, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा ही रखा है, तो यानी कि अगस्ता मलई केरल के अंदर है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया भी था। तो ये सारे प्रश्न को देखना है, समझना है, और आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज़ें यहाँ से पढ़ाई जा रही हो 100% सही पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब भारत में नगरीकरण 2011 की जनगणना मैंने आपको पढ़ाई थी, और मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि आपको जो है क्या इसमें करना है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है नगरीकरण के संदर्भ में। 11 के जनगणना के अनुसार जो है कुल नागरिक जनसंख्या 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करते हैं, और 2011 में देश में जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा होगा सही। तो यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। 60% से अधिक नहीं रहते हैं, इसमें 60% से अधिक नहीं, जो है आपका इसमें 70 से 75% से अधिक लोग जो है शहरी क्षेत्र में विकास करने लगे। और 2 आपका सही है, केवल 2 आंसर इसका सही है, बी इज अ राइट आंसर। आगे चलिए, आगे शेयर कर रहा हूं मैं, इन सारे प्रश्नों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और देखिएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से प्रति 100 बालिकाओं में से 0 से 6 है ना की संख्या पर बालकों की संख्या है ना सर्वाधिक है। छोटे छोटे बच्चों की संख्या जो है सर्वाधिक किस राज्य में है, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। डी इज द राइट आंसर। शर्माइए मत, अगर आप लोगों ने दिया है एग्जाम तो 100% इससे रूबरू हुई है।
आप देखिए, मैंने आपको उस दिन भी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में इतना कहा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। यानी कि भारत संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित करता, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में निर्धारित करता है। पढ़ाया था और हाल ही में पढ़ाया था, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। यानी कि इसका जो आंसर है, इसका जो आपके सामने आंसर है, क्या हो सकता है बताइए। आप लोग ही इसका उत्तर बताइए क्या हो सकता है। जबकि अभी तो कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने आपको पढ़ाया भी नहीं है, पढ़ाना है। क्या होगा इसका आंसर बताइए। हाँ बताइए क्या हो सकता है। हे जी बताइए। डी इज अ राइट आंसर। यानी कि देश की रक्षा करना, हमारी संस्कृति विरासत को, इन सभी को देखभाल करना, और फिर जो है आपका, फिर आपकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 1 3 4 सही है। इस बातों को मानना होगा आपको, इस बातों को मानना होगा। अब 28वां क्वेश्चन देखिएगा। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, कारण और बताना है आपको। और भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। ये आपको बताना है कि क्या उत्तरदायी हैं या नहीं। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। यानी कि आपका पहला जो है गलत है। भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ये 100% सत्य। आगे देखिए, आगे पंचायती राज व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाया है, कई बच्चों को पढ़ाया है। आप हो सकते हैं नए हो सकते हैं इसके लिए, लेकिन इसको मैंने पढ़ाया है ना। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों के काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कुटों को सही उत्तर का चयन करिए। यानी कि राव समिति, LM सिंघवी समिति और BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, इसको आपको काल के क्रम अनुसार लगाइए। यानी कि आपको जो है C, यानी कि तीसरा, यानी कि पहले BR मेहता समिति पहले आया, फिर आपका जो है अशोक मेहता समिति, फिर आपका जो है राव समिति, और फिर आपका LM सिंघवी समिति आया। C इज अ राइट आंसर। तो आप सभी को ये सारी चीज़ों को पता है। विश्लेषण भी इसको मैं करके पूरा पेपर को बताऊंगा। ठीक है, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। और अगला 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण करता है। वित्तीय, फाइनेंस, बजट का संबंध कौन से पार्ट से करता है बताइए। सभी लोगों से बोल रहा हूं, किस पार्ट से। यस, भाग 12। ये मैंने पढ़ा रखा है, आप सभी को याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगी। अब देखिए कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्षक स्थान प्राप्त किया है बताइए। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बताइए। ये यूपीएससी का भी प्रश्न ऐसे ही आता है। अब लेवल दोनों में चेंज नहीं हुआ है, अब लेवल सेम होता जा रहा है। यानी कि तमिलनाडु में बी इज अ राइट आंसर 39 प्रश्न का। और 40वां, ये प्रश्न संख्या बोल रहा हूं कि प्रश्न संख्या ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो आप खुद गिनेंगे और बताएंगे कि हाँ 100% सत्य है। अब देखिएगा, अब है 40वां प्रश्न, जो कि अप्रत्यक्ष करों को जो है प्रतिगमी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्यों कहा जाता है। यानी कि सभी समूह पर समान दर पर सभी आय इनकम समूहों पर समान दरों पर लगाई जाती है, समान दरों पर लगाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलिए,
ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, विश्वास ना हो तो आप यूट्यूब का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जा करके चेक कर सकते हैं। यानी कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? कब तक प्राप्त करना चाहता है? सभी को पता होगा 2024, 24। और इसके साथ 42 प्रश्न 15वें वित्तीय आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो आपको तो ये मैंने पढ़ाया है जी, आपको तो मैंने पढ़ाया है और सभी को ये पता चली गया होगा कि ये इजा राइट आंसर सही नहीं है कि 15 वित्तीय आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को नहीं हुआ है। ये इजा राइट आंसर, इस बात को भी ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलिए। ये देखिए, ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर का जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था, जब तमिलनाडु का महेंद्रम वर्मा की जो महेंद्रा वर्मन है उसका मैंने आपको बता रहा था कि जो मंदिर का आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसे यूज किया गया है, उस टाइम में मैंने पढ़ाया था आपको कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टि रखते हुए सही कालक्रम को बताना है। तो आपका जो है परमेश्वरम, नरसिंह वर्मम और नंदी वर्मन और महेंद्रम वर्म है ना, महेंद्र वर्मम। इसमें क्या आंसर सही होगा बताइए खुद, क्या आंसर सही होगा? यानी कि पहले आए थे महेंद्र वर्मा, दूसरे पर आपके आए थे नरसिंह वर्मन और तीसरे पर आपके आए थे परमेश्वर वर्मन 1 और फिर आपके आए थे नंदी वर्मन 2। ए इज द राइट आंसर इसका है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए मैम ने यहाँ पे आपको पढ़ाया होगा, मैम ने आपको यहाँ पे पढ़ाया होगा, सीमा मैम ने, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है, सही मिलान नहीं है। तो आला हीला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट और तहजीब उल अलहक मोहम्मद अली जिन्ना और संवाद कुमुद राजा राम मोहन राय। सी इज राइट आंसर इसका तहजीब उल अबलुक मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं था, तो सी इज राइट आंसर इसका, जो कि आपको पता होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न जो कि बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण साबित हो रहा है क्लास आप सभी के लिए। तो देखिएगा, तो क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यानी कि ताजुल आपका जो है ताजुल मसीर यानी कि जियाउद्दीन अली बर्नी है ना, जियाउद्दीन बर्नी और खाइन उल फतू हसन निजामी और फिर तारिक मुबारक शाही, अमीर खुसरो और फिर आपका है फतवा जहंदारी, ये आपका याहिन बिन अहमद सरहिंद। तो इसमें कौन सा आंसर सत्य होगा, कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका ये इज राइट आंसर। आपका जो है तहजुल मसीर यानी कि हसन निजाम और आपका जो है खजाइन उल फतूह आपका अमीर खुसरो और फिर आपका हो जाएगा अमीर ए मुबारक शाही यान बिन आदम सरहिंद और फिर आपका जो हो जाएगा फतवे ए जहादारी का जियाउद्दीन बर्नी। ये इसका उत्तर सही होगा। और आर्य समाज का तो पढ़ा ही होगा आपने, तो फिर तो इसमें दो मत है ही नहीं कि आपके प्रश्न आए ही नहीं। और हिंदी वाले तो खास तौर यही कहते हैं कि सर हमने पढ़ा जो नहीं आया, तो मैं दिखा रहा हूँ जो आया है। यानी कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक तो कारण है और दूसरा आपका कथन के रूप में है। कथन ए में कहा गया है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं ने आराम, विश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। आर्य समाज आंदोलन हिंदुओं के जो है आपका है ना आश्वास, विश्वास और आत्मनिर्भर करता है। कारण आर्य समाज आंदोलन में श्वेत क्रांति की निष्ठा, विश्वास की जड़ें को जो है कमजोर किया जाता है। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? यानी कि ये आपका जो है ये आपका और आर दोनों सही है।
ये आप दोनों सही है, और परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है, इसलिए आपका बी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। और इसमें लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी बताइए। हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है जी, जल्दी। यानी कि लाला लाजपत राय की द्वारा, यानी कि शुरुआत में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में पक्ष में हो गए, है ना। और स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। तो कौन सा सही है? यानी कि आपका जो है, ये आपका जो है कौन सा कथन सही है? यानी कि इसका ये आपका जो ए है आंसर सही है। केवल एक, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए थे। चलिए आगे। ये मैडम ने पढ़ाया होगा, सीमा मैम ने, और पढ़ाया था, मुझे याद है पूरी अच्छी तरीके से, नोट्स भी आपको दिया होगा। और गन्ने के उचित और पारस्परिक मूल्य FRP कौन सा संगठित अनुमोदित करती है? तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करवाया गया था मैम के द्वारा। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसको किया था। आगे चलिए, आगे देखते हैं। एक भी प्रश्न लगे कि हाँ सर नहीं आ रहा है या नहीं आया है, तो आप बताइएगा कमेंट में लिख करके। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को नीति घोषित रेपो दर द्वारा तथा रिवर्स रेपो दर द्वारा जो दर है वो क्या था? बताइए जल्दी। जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए। जी हाँ, जल्दी, क्या आंसर होगा? है ना, सी इज राइट आंसर। 5.15% और 4.9 रिवर्स रेपो दर था। रेपो दर आपका 5.15% था। ये 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला। ये मैम ने पढ़ाया था, याद रखिएगा। आप देखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नीचे दिए गए हैं और सही कूट का चयन करना है, जो कि आपको बताना है। 1 मिनट और। है ना, आपको बताना है इसके बारे में। तो देखिएगा कि यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, और इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति और पदोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति मापने के लिए किया जाता है। क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी से। जल्दी से। यानी कि इसका आंसर सी होगा, 1 और 3। यह वस्तु और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति का मापन के लिए किया जाता है। आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इम्तिहान में, और कल के इम्तिहान में पूछा गया है। और देखिए, सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग
सोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है। बताइए जल्दी से कमेंट में लिख करके। थोड़ी सी हिचकी आने लग गई थी। हाँ जल्दी से बताइए। जी हाँ, नोएडा में। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है जब स्टेट पढ़ा रहा था उसमें। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे अन्न प्रथा और उस क्षेत्र के कृषि और वनिकों के विकास के लिए अभिशाप है? बताइए आंसर क्या होगा। मैंने पढ़ाया आपको, और कई लोग यहां से बिलोंग भी करते हैं। कई लोग यहां से बिलोंग भी करते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे पूरा क्षेत्र सूखा हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे, और स्वच्छता मिशन जो है इसके बारे में है ना, जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। बिहेवियर चेंज करने की बात की गई थी, सही है, मानसिकता। और अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, देखते ना आप लोग, सुबह हुआ ट्रेन के पटरी पे लोटा लेके चल दिए, है ना। उनको नियमित और प्रत्येकल भ्रमण करना फसलों देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा इसकी आ रही है थोड़ी सी, है ना। कौन सा सही है? कौन सा सही है? जल्दी जल्दी से। जी हाँ, दोनों सत्य है। ए बी सी, 1 और 2 सत्य है। सी इज अ राइट आंसर। बीमस्टेक मैंने आपको पढ़ाया था कि जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली पर 11 और 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुए 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जो संगोष्ठी है उसके संबंध में क्या सत्य है? बताना है। ये काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ था? जी नहीं, पहला गलत हो गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलेपन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोते और धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने के लिए हेतु अनुभवों को साझा करना था। इसका बी इज अ राइट आंसर, दूसरा सही है। पढ़ाया है, बिलीव करो। नहीं है तो अपने नोट्स निकाल करके देखो। और देखिए अगला, ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से, यानी कि सूची 1 और सूची 2 के साथ नगर और नदियां हैं। ये याद रखिए, मैंने पढ़ाया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था नदियां, रिवर्स पढ़ा रहा था तब, उस टाइम पे। तो इसमें क्या है कि कौन से सही हैं, कहां पे कौन सी नदियां बहती हैं। यानी कि आपकी जो है पेरिस आपकी सीन, ये पेरिस नगर है और यहाँ पे सीन नाम की नदियां बहती है। और आपका यहाँ पे आपका जो है किसंस, यहाँ पे आपका जो है येरो कांगो, जानते होंगे आप लोग। और फिर आपका बैंकॉक, किसी की कोक में नहीं, बैंकॉक, ठीक है। यहां पे आपका जो है चाओ प्रे, और यहां पे डी एसिसन यानी कि पार्को। यानी कि इसका आंसर सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। 4 3 2 1, 4 3 2 1 सत्य है। इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं।
और यहाँ पे देखिए आपके सामने, याद करिए मैं जापान के बारे में आपको 4 द्वीप के बारे में बता रहा था। यहीं पे 4 द्वीप हैं और मैंने आपको इंडिकेट भी किया कि इसको पूछा भी जाता है, मैंने बताया था। जापान की 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक इसको क्रम से लगाना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण। उत्तर में डी देखिए आंसर आप, हेकोडो, हांसू और शिकोकू क्यूस, ये 4 द्वीप हैं जो कि उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है इसका। ये मैंने आपको बताया है मैप के जरिए, याद करिए। आगे देखिए, 2 स्टेटमेंट है, कथन और कारण। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल बढ़ाया है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। एक कथन था। कारण, है ना, कारण देखिएगा, व्यवहारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर चलती हैं, फ्रेट व्यापार आपको पढ़ा है, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। कौन सा सत्य होगा, कौन सा सत्य है, यानी कि आपका ए इज राइट आंसर। ये और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इधर देखिएगा, तो 68 नंबर क्वेश्चन, आपका परियोजना और नदियां। जब मैं आपको स्टेट पढ़ा रहा था उस टाइम पे आपको मैं बताता गया था कि उकाई के साथ साथ उकाई जो है तापी नदी परियोजना पे काम चल रहा है इसका, और इसके साथ साथ जो जायकावडी गोदावरी नदी पर, और इसके बाद जो है ना खड़ाक्स वाला जो है आपका जो है मूथा, और आपका इसके साथ साथ जो है मयूरिशी आपकी जो है अम्बी नदी पर इसका काम चल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। आगे चलिए, देखिएगा 77 प्रश्न जो कि मैम ने पढ़ाया है और 70 नंबर मैंने पढ़ाया है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हाल ही में किए गए एकीकरण, बैंकों का एकीकरण से क्या लाभ मिला? मैम ने आपको पढ़ाया था, कोई डाउट नहीं इसमें कि मैम ने नहीं पढ़ाया। कई लोग कहेंगे कि नहीं पढ़ाया, तो आप देखिएगा पढ़ाया है ये सारे प्रश्न पढ़ाए हैं। तो क्या आंसर होगा भाई इसका? पैमाने की मितव्यता बढ़ जाती है, पूंजी तथा आसान पहुंच हो जाता है, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, विश्व स्तरीय आकार बैंकों के बढ़ जाते हैं, यानी कि डी इज राइट आंसर। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ा है, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। एक एक चीज बताई थी मैंने, मकूम, नामचिक, गिरिडीहा और सोहागपुर। आपको पता है गिरिडीहा झारखंड में है, यानी कि एक आपको पता चल गया झारखंड और सारे आप क्रम लगा लेंगे, है ना। यानी कि एक मकूम असम में है, नामचिक अरुणाचल में है, गिरिडीहा झारखंड में है और सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। तो इसमें आपका क्या ट्रिक काम कर दिया, एक भी पता होगा तो आपका मैचिंग सही हो जाएगा। एक या दो पता हो गया तो आपका मैचिंग सही हो गया। तो देखा आपने गिरिडीहा 3 नंबर पर है, और फिर आपने देखा कि सोहागपुर 4 पर है, 3 और 4 यहाँ पे 2 हैं, और फिर आपने एक भी नामचिक और मकूम में आपने गैस कर लिया तो आपका उत्तर सही होगा 1 2 3 4, यही जा राइट आंसर। आगे देखिए, फिर असहयोग आंदोलन वापस लिया, कारण बताना था। 82 नंबर प्रश्न देखिएगा आप भी कि प्रमुख कारण जो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया, क्या कारण था? अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे, मैडम ने पढ़ाया था अभी हाल में ही, और अंग्रेज पार्टी की मांग मानने के लिए तैयार हो गए, या उन्हें आंदोलन की सफलता को कोई
संभावना नहीं दिखाई पड़ी, या चोरी चोरी, है ना, चोरी चोरा में हुई हिंसा। सभी को पता है डी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद देखिएगा, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित व्यक्ति नहीं है? लाला हरदयाल, इन्होंने पार्टी का स्थापना किया था। पंडित रामचंद्र भी थे और बकादुर उल हक भी थे, और डी खुदीराम बोस इसमें नहीं थे, जो कि आपको पता होना चाहिए था। मैं हाल ही में आपको ये सारी चीजें बताई थी हिस्ट्री में। और निम्नलिखित में से कौन सा सुलिखित नहीं है? यानी कि नील विद्रोह 1959 से 60 तक हुआ, जयंती विद्रोह 60 से 63 तक हुआ, कुकी विद्रोह 60 से 90 तक हुआ, और फिर बचा क्या? फिर क्या बचा? फिर है कोका विद्रोह, यानी कि कोकी विद्रोह तो हो गया, फिर क्या बचा इसमें? फिर इसमें आपका क्या बचा? कोका विद्रोह, जो कि 1832 में नहीं हुआ था, 40 के आसपास हुआ था। डी गलत है, तो सही हो गया। यूपीएससी में डी इज राइट आंसर, पीसीएस में। अब निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए जगाना है, ताकि वह अपने मृत भूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? बताइए, इफ एनी गेस। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट? बहुत अच्छे से जानते हैं, एनी बेसेंट, डी इज राइट आंसर, बहुत अच्छे से। और यहां पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर प्रदेश, तब मैंने ये सारी बातें बताई थी कि आपके दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है एरिया, बताया था मैंने। और इसमें आलू की खेती अधिक होती है, ये भी बताया था। और यहाँ पे गन्ना का उत्पादन भी किया जाता है, और धान के उत्पादन में ये स्टेटमेंट आपका गलत है, चौथा। ठीक है, यहां समझ में आ गया। आगे, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना हुआ है? आपको बताया था जब मैं स्टेट पढ़ा रहा था कि पहला तैरता हुआ बांध रिहांद बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित दो कथन देव हैं। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं मानती। क्या बात है? क्या बात कहती? मानते नहीं मानते वो आपको पता है, आप भी शायद ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। फिर पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों के ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। कौन सा कूट सही है या नहीं है? बताइए। यानी कि ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ए इज राइट आंसर। और मैंने आपको विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 पढ़ाया था करंट अफेयर में। इसमें ये भी बताया था कि आपका यूएसए का नंबर 4 नहीं 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, और भारत जो है 72 पर है, इसलिए डी आपका इसका गलत। 102 नंबर प्रश्न का जो है डी उत्तर गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखिएगा कि सन 2020 में COP26 मैंने आपको यहाँ पर जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ाया था, कहाँ पे प्रस्तावित किया गया है ना? तो ग्लासगो, आप सभी को पता है, इज राइट आंसर। अजरबैजान की राजधानी बाकू, तो जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस सागर के पास गिरा हुआ है, तो कैप्सिन सागर के पास, याद होगा। और ये देखिए कि निम्नलिखित सूचियों में जो कूट मिलाना है कि लाव आपका जो है इसमें घास के मैदान और महाद्वीप पढ़ाया मैंने। इसमें आपको जो है इसमें बात करें तो कौन सा सत्य है बताना है आपको, कौन सा सत्य है। यानी कि लाउंस आपका जो है लानोज आपका जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, स्टेपिज आपका जो है यूरोप में है,
और पेरियाज आपका जो है तो उत्तरी अमेरिका में है, और वोल्ट आपका जो है, वोल्ट जो आपका है वो आपका है ना, वोल्ट जो है आपका डी है ना, वो आपका अफ्रीका में है। यानी कि आप सभी को पता है ये इज राइट आंसर। क्या दिक्कत है, ये प्रश्न पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है। कई लोग इसी में कंफ्यूज, क्या आ गया भौकाल। आगे चलिएगा, आगे देखिए, पर चिंता ना करें, 2 स्लाइड और है। और सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, और जनजाति और क्षेत्र, जो कि हमने आपके साथ चर्चा भी किया था कि कौन सा क्षेत्र है और कौन सी जनजाति यहां पे हो सकती हैं। यानी कि आपको तो मैंने बताया था कि गिरगिज जो है आपका मध्य एशिया के अंदर होते हैं, और आपका जो बुशमैन है कालाहारी में, और फिर आपका जो है एनु जापान में, और बद्दता अरब सागर में ये जनजातियां हैं। यानी कि इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा 108 प्रश्न का। फिर 109 में लिग्नाटाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नेवली, डी इज राइट आंसर। और भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी सहायक नहीं है। बताया था मैंने सहायक कौन कौन सी है, सहायक पता होगा तो जो नहीं है वो तो पता चली जाएगा। तो इसका जो है इंद्रावती राइट आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन से सुमलिखित नहीं है, जवाई परियोजना जो कि तमिलनाडु से सुमलिखित नहीं है। ठीक है, यानी कि डी इज राइट आंसर। आगे चलिए, 112वां प्रश्न, कौन सा कथन सही है, बताना है आपको, बताना है। डी, भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। पढ़ा है सारी चीजें, तो इसमें तो डाउट होगा नहीं, आंख बंद करके टिक करो। और भारत का लोहा आयस्क भंडार निम्नलिखित में से कौन सा से समूह से संबंधित है। धारवाड़ा, जो कि आंख बंद करके लगाना है ये सारे टिक। और इसमें तो 10 मिनट में पत्र सोल्व कर सकते थे। और सैल्व वनों की विशेषता क्या है, सैल्व वनों की विशेषता क्या है। आप में से किसी ने पूछा भी कि सर सैल्व वनों की विशेषता क्या है, तो चौड़ी पत्ती सदाबहार बताया था मैंने। और इसमें आपको सामाजिक वनिक पर्यावरण पुनर्वास केंद्र जब आज पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि प्रयागराज में है। और इसमें जो है भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में इसको लाया गया था। ठीक है, इतने प्रश्न। और देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या घनत्व की दृष्टि में घटते क्रम में। इसमें आपको बताना था कि जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, यहाँ पे घनत्व की यहाँ पे बात हो रही है, घनत्व यानी कि बिहार में घटते में बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में है ना, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, डी इज राइट आंसर। और फिर आपका जो है एक एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्न यहाँ पे 118 नंबर पर आया था, जो कि आपको इसमें बताना था कि घटना और यौगिक यानी कि अम्ल की वर्षा कैसे होती है ना, अम्ल वर्षा कैसे होती है। तो आप सभी को पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। फिर प्रकाश रासायनिक धुंध कैसे होता है जी, तो इसमें आपका कैसे होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और फिर हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन बताइए कैसे होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और ओजोन परत का संरक्षण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसका भी आपका आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। इतने प्रश्न यानी कि टोटल 60 प्रश्न थे, जो मैं पुनः रूप से कह सकता हूं कि हमारे टीम के द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न आए हैं। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी परीक्षा में भी यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसमें 100% मैं कह सकता हूं। व्हाट्सएप के साथ जुड़िए, फेसबुक के साथ जुड़िए, टेलीग्राम, यूट्यूब सबके साथ जुड़िए। ठीक है, ये था आज का सेशन और हम कह सकते हैं कि ये सारे प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए, सॉरी यूपी जो है बीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ये 60 प्रश्न हैं। अगर आपको लगता कि सर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रश्न आप मेरे साथ डिस्कशन करिए और मैं बताता हूँ कहाँ पे पढ़ा है, एक एक चीज कहाँ पे किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आपको याद दिलवा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।